अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरोम के साथ मैं अफजल अयूबी। नाज़रीन, आने वाले बजट में मशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने अंदिया दिया है कि नया टैक्स कोई नहीं लगाया जाएगा, मगर दूसरी तरफ IMF की शराइत भी हैं जिनको पूरा किया जाएगा। दूसरा वो ये कह रहे हैं FBR में जो हरासा करने का एक पॉलिसी है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है और बना रहे हैं। क्या होगी क्या नहीं होगी, बजट कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्या वाकई कोई बजट में टैक्स नहीं लगेगा, क्या वाकई आम आदमी को इस बजट में रिलीफ मिलेगा, मौजूदा टैक्स पेयर को क्रेडिट मिलेगा। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं और चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। नाज़रीन, लाइन पर मेरे साथ मौजूद होंगे लाहौर टेस्ट बार के सदर जमील अख्तर बेग साहब, हसन अली कादरी साहब। शौकत तरीन साहब बार बार कह रहे हैं FBR में हरासा करने का जो कानून है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि टैक्स बेस बढ़ सके, नया कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आप क्या समझते हैं इस हालात में वाकई कुछ ऐसी पॉलिसी मुमकिन है, क्योंकि IMF का भी प्रेशर है, उनकी भी शराइत है? देखें, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि क्या इसके अंदर आसानी मुमकिन है कि नहीं है, जी जी, और दूसरी बात है कि जो IMF की शराइत हैं वो क्या हैं। देखें, एक्चुअली शराइत के दो पहलू होते हैं। एक तो शराइत के पहलू ये होते हैं कि अगर मैंने आपसे शराइत मनवानी है तो मैं आउटकम बेस्ड बात करूं कि जी उसका रिज़ल्ट क्या होगा, और एक मैं बात करूं कि नहीं जी रिज़ल्ट जो भी होगा वो अपनी जगह ये काम होने चाहिए। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि IMF को या किसी भी स्टेक होल्डर को ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपका जो टैक्स का रेवेन्यू है वो जनरेट हो, ताकि उस टैक्स रेवेन्यू से जो आपकी डेट सर्विसिंग है, जो आप उनका सूद अदा कर रहे हैं कर्ज़ों पे, वो आप अदा कर सकें। ठीक है, और बाकी मामलात आसानी में चल सकें, बार बार रीशेड्यूलिंग की तरफ ना जाना पड़े। ठीक तो है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डिक्टेट करेंगे टर्म्स तभी आप वो चीज़ अचीव कर सकेंगे। प्रॉब्लम अयूबी साहब क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि बजाय इसके कि हम अपनी पॉलिसी बना के आउटकम अचीव करें, हम पॉलिसी जो है फरमान बाहर से जारी करवाते हैं। वो जो फरमान बाहर से जारी करवाने की आदत जब तक हमारी ख़त्म नहीं होगी ना, हम जब तक टेबल पे ख़ुद नहीं बैठेंगे, यानी हम ये ज़ाती तौर पे समझते हैं कि हमने घुटने टेक दिए हैं, हमसे मुराद है गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये एक ट्रेंड बन गया है कि जनाब आप यही कहते हैं कि जनाब हम खुद से कोई पॉलिसी नहीं ड्राफ्ट कर सकते, आप बता दें हजूर वाला, जो आप हजूर वाला कहेंगे हम उस तरह कर देंगे। तो देखें, अगर तो वही जो आप समझ लें कि सूरत हाल रहनी है, तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि जो तरीन साहब बात कर रहे हैं वो अपनी बात पे कायम रह सकेंगे। और मुझे लग रहा है कि शायद ये ख्वाब दिखा रहे हैं जो कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब है, और मुझे नहीं लगता है कि इसको पूरा कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी ख्वाब दिखाए गए हैं उनमें से कोई एक भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। काशिफ अनवर साहब, आप समझते हैं क्योंकि शौकत तरीन साहब का जो नारा है ये पाए तकमील तक पहुंच पाएगा, क्योंकि तजर्बाकार तो हैं वो, शायद IMF को मना भी सकते हैं वो प्रोग्राम में, एग्री कर बात सकते यह हैं? है कि जैसा हसन भाई ने कहा कि वो ख्वाब दिखा रहे हैं, चले यही अच्छा है कि वो हमें सुहाना ख्वाब दिखा रहे हैं। देखें, जब तक आप कवानीन को नहीं तब्दील करेंगे तब तक आप इस हैरेसमेंट को नहीं चेंज कर सकते। मैं बार बार एक वो तो बात खुद बार बार कह रहे हैं, पहले की दफ़ा कोई ऐसा मशीर खजाना आ रहा है जो खुद कह रहा है हरासा करने सर का। देखें, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि हरासा किया जाता है। इससे पहले शंबर जैदी साहब भी आए, वो भी कहते थे, और जैसे उन्होंने कवानीन बनाए बैंक अटैचमेंट के भी अगर आप नहीं बैंक अटैच करेंगे तो ये तमाम चीज़ें हरासा करने वाली हैं ना। तो अब बात यह है कि कवानीन इतने सख्त हैं कि जब तक आप अपने इन कवानीन को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल आप सफाई फाड़ दें, आप जितना मर्जी ज़ुबानी कहते रहें, अब जब तक इख्तियारात टैक्स कलेक्टर के पास है तब तक, और उसके पास तमाम ये पावर्स हैं कि वो जो टैक्स पेयर है उसके ख़िलाफ़ वो पेनल्टीज़ भी लगा सकता है, उसकी असेसमेंट को रिजेक्ट कर सकता है, उसकी असेसमेंट भी गलत कर सकता है, फिर हायर फॉर्म्स पे जाके वो असेसमेंट्स भी रिवर्ट बैक हो जाती हैं। तो जब तक ये क्या चीज़ें, ये चीज़ें यही हैं ना जिससे आपको हैरेस किया जाता है, यहाँ से ही करप्शन होती है। हैं उनके चेक एंड बैलेंस हो उनके दरमियान। देखिए, अगर ये चाहते हैं हमारे वज़ीर ख़जाना साहब, अगर वो ये कहें कि अगर ऐसी असेसमेंट्स जो बार रिवर्ट बैक होंगी उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आपकी असेसमेंट क्यों रिवर्ट बैक हुई है, फिर तो समझ आता है। लेकिन अगर सिर्फ ये कहें कि हम इन कानून को बेहतर कर देंगे, हम आसानियाँ पैदा कर देंगे, हम हैरेसमेंट्स को कम कर देंगे, हम करप्शन को कम कर देंगे, तो ये तो नारे वो हैं जो हम पिछले सुनते आ रहे हैं, ना पूरी होने वाली बातें हैं। और देखें, अब बजट में देखें आप जो असेंबली में बजट पेश किया जाता है
वो एक मोटी मोटी स्पीच होती है, उस वक्त तो वो बहुत अच्छी लगती है। जी। लेकिन जब उसके एसआरओज आते हैं तो वो दुनिया ही फ़र्क हो जाती है। हम जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं और हम जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें इतनी बारीकियां होती हैं कि हम कहते हैं यार वहाँ तो कुछ और कहा गया, यहाँ इसीलिए इसको कवानीन कुछ लफ्जों का और गोरख है। धंधा कहते हैं ना बजट को, बिल्कुल लफ्जों ऐसा का ही गोरख है धंधा जी। इसी वजह से कहा और जाता है। ये होता ही गोरख धंधा है लफ्जों का। तो देखें, अगर आप आसानियां पैदा करना चाहते हैं तो आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर कवानीन को बदलना होगा। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आपके लिए आसानियां पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल। हसन साहब, कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनको वाकई जब ये पिछले साल में तजर्बा हुआ, जिस तरह मिनिमम टैक्स का एक तजर्बा किया गया, वो आज तक सबके गले पड़ा हुआ है। दूसरा, ये CNSE की शर्त भी लगाई गई, स्टोर को रजिस्ट्रेशन के सेल टैक्स के हवाले से भी लगाई। क्या ये तजर्बात थे? आप क्या समझते हैं, इनसे कोई बेहतरी की तरफ हम आ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं? जी अयूबी साहब, ये जो आपका सवाल है उससे पहले जो ज़रूरी बात है ना, देखें ये है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, बजट मेकिंग एक प्रोसेस है पूरा, तो उसका प्रोसेस कहाँ है वो नज़र नहीं आता, वो डिफाइंड कहाँ है नज़र नहीं आता। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल आपने बजा कहा, दिल किया मिनिमम को फ़ाइनल कर दिया, फ़ाइनल से उठा के फिर दिल किया नॉर्मली कर दिया, और ये सोचे बगैर या समझे बगैर कर दिया कि उसके आउटकम्स क्या होंगे। अब देखें, ये एक वर्ड ऑफ विजडम है जो मेरे सामने मौजूद है, ICAP की जो बजट प्रपोजल हैं। जी जी। देखें, इसमें जैसे हमारे चेयरमैन हैं जी मोहम्मद अवैस साहब इसके, और इफ्तिखार ताज साहब सदर हैं हमारे ICAP के, एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट्स हैं, और हम लोग भी इनके साथ मिलकर हिस्सा डालते हैं बीइंग ICAP मेंबर, और तमाम जितनी हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं, असद फिरोज़ साहब और जितने भी लोग हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, ये एक वर्ड ऑफ विजडम है, तो आप इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? इसको सुनना ही एक्सेप्ट नहीं करते आप क्या करते हैं कि आप सुनते हैं और उसके बाद एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्या आपने इस चीज़ को सोचा कि मिनिमम टैक्स करने का मतलब क्या है? सर हुजूर वाला, मिनिमम टैक्स करने का मतलब ये था कि आप इसको नॉर्मल में लेके जाएंगे, जो ऑलरेडी नॉर्मल में है। क्या अगर उसके रिफ़ंड जनरेट होते हैं तो आप रिफ़ंड दे पाएँ? बिल्कुल नहीं दे पाए। तो अगर आप नहीं दे पाए तो देखें, जो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है, देखें सबसे पहली चीज़ ज़रूरी क्या होती है कि किसी भी चीज़ को जब आप डिज़ाइन करते हैं, मैं अगर एक सिस्टम को डिज़ाइन कर रहा हूँ तो यूबी साहब मैंने ये देखना है कि वो मेरे यहाँ मुल्क में वो हो भी सकता है कि नहीं। जी जी। देखिए, मुमकिन है कि कोई सिस्टम जो है बरतानिया के लिए, अमेरिका के लिए, इंडोनेशिया के लिए बड़ा वर्केबल हो, जी जी। लेकिन मेरे मुल्क और मेरे माशरे में वर्केबल ना हो। उसका मकसद ये नहीं है कि मेरे माशरे के कोई जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं है, ऐसा नहीं है, अल्लाह रहम करे, ऐसी बात कतई नहीं है। लेकिन देखें, हर चीज़ को डेवलप होने में एक टाइम लगता है। सबसे पहले आप अवेयरनेस लाते हैं, फिर आप एजुकेशन लाते हैं, और उसके बाद जो है आप फोकस करते हैं कि हाँ जी मैंने जो है टैक्स पेयर से टैक्स लेना है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने कसम खाई भी है, जो ना तोड़ने वाली कसम है। वो मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ आपकी इजाज़त के साथ, कि सूरत हाल क्या है कि घर में 10 अफराद हैं, 2 अफराद बाकी 8 को पाल रहे हैं, जबकि 10 के 10 एडल्ट हैं। ये हमारा मुल्क पाकिस्तान की एक शॉर्ट स्टोरी है। 10 के 10 एडल्ट हैं, ठीक है, 15 लगा लें आप, और उसमें से 15 अफराद में से 2 अफराद जो हैं उन 15 अफराद को पाल रहे हैं बेचारे, बाकी 13 एडल्ट हैं और वो बैठ के याशी कर रहे हैं। अच्छा, उन 13 में से जो 6 हैं वो ऐसे हैं जो कि करप्शन भी करते हैं, जो कि टैक्स चोरी भी करते हैं, जो कि सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आपकी मरूने मिन्नत हैं। तो आप जब टैक्स डिपार्टमेंट आपका कहता है कि जी इनको मैं हाथ डालूँ, तो आप कहते हैं नहीं जनाब ये मेरे अपने लोग हैं। तो जब तक ये आप ख़त्म नहीं करेंगे ना, ये चीज़ आप जब तक एड्रेस नहीं करेंगे ना, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। देखिए, ब्रॉडनिंग इज़ द वे फॉरवर्ड। मुझे याद है जो एक चेयरमैन साहब थे FBR के, पाशा साहब जब थे, तो जब वो ICAP के अंदर आए तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब, आप कहते हैं जी ये वाली शिक जो है ख़त्म कर दें बजट में से, ये वाली शिक डाल दें, तो अगर इसको होता है तो कैसे करेंगे आप? मुझे कहा जा रहा है, जी जी ज़रूर, ब्रेक से पहले एक सवाल आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ। ज़रूर ज़रूर। 40 साल से हम FBR टैक्स कलेक्शन की तरफ भरपूर तवज्जो दे रहा है जी, टैक्स निज़ाम की तरफ नहीं। हमें ये 40 साल जो हमने पीछे गुजारे हैं, सिर्फ टैक्स अहदाफ को पूरा करने के अलावा अगर टैक्स बेस पे उस पर नज़र रखी जाती, टैक्स नेट पे नज़र रखी जाती, तो आज हम कहाँ खड़े होते। लेकिन ब्रेक से बाद जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन कादरी साहब। जी, जैसे मैं अभी आपसे अर्ज़ कर रहा था कि देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि अब वो आपने जो है ना एक पॉलिसी बना ली कि आप कहते हैं नहीं जनाब हमने जो है ना इन्हीं लोगों से पैसे लेना है। तो जब तक आप ये कसम नहीं ना तोड़ेंगे कि जनाब हमने ब्रॉडनिंग करनी है, तो तब तक ये मामलात हल नहीं होंगे। अच्छा, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया, और ये इस चीज़ का ऑफ शूट है जो बात मैं कर रहा था
कि जनाब आपने कहा, आपने फरमाया कि टैक्स ये जो कलेक्शन टैक्स पे तो कलेक्शन है बात उसके ऊपर फोकस है और टैक्स पॉलिसी के ऊपर फोकस थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखें, जो टैक्स कलेक्टर है उसका भी सवाल यही है कि जनाब मेरे पास जो एनटीएन है मैं सिर्फ उससे पूछ सकता हूँ, अरे भाई क्या हो गया, आपने बैंक अकाउंट बायोमेट्रिक कराए हैं, क्या फ़ायदा हुआ उसका? जी जी। आपने मोबाइल नंबर बायोमेट्रिक कराए हैं, क्या फ़ायदा हुआ उसका? डेटाबेस आपके पास मौजूद है ना, पूछें जाके। आपको तो ये भी पता है कि आज सुबह प्राडो गाड़ी किसने खरीदी है, आपको तो ये भी पता है डीएचए में 2 कनाल का प्लॉट किसने खरीदा है, आपको तो ये भी पता है कि बैरिया टाउन में सरे महल किसने बनाया हुआ है, जी ठीक जी, है, और बेशक किसने नहीं बनाया हुआ। तो क्या आपकी आंखें बंद हैं? आंखें आपकी खुली नहीं हैं। लेकिन बात क्या है, जैसे कि कहा गया था कि वो फाइल को पहिए लग जाते हैं, तो जब फाइल को पहिए लग जाते हैं तो चीज़ आगे चल पड़ती, ठीक है। तो मामला ये है कि जब तक ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे कलेक्टर को कि वो पॉलिसी पे चल सके। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा यूबी साहब, माज़रत के साथ, हम टैक्स डिपार्टमेंट में जब जाते हैं तो हम एक गुनाह के मुर्तकिब होते हैं, और मैं इसको कन्फेस करूँगा आपके सामने कि हम ये कहते हैं कि जनाब जो हमारा कमिश्नर है वो गलत है जो हमें फोर्स कर रहा है। देखिए वो गलत नहीं है, उसको टारगेट देने वाला गलत है, उसको गलत पॉलिसी बना के देने वाला गलत है। आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट गलत है या फाइनेंस मिनिस्ट्री गलत है जो टारगेट ही ये देती है कि जनाब जो रह गए हैं, जो मर रहे हैं, उनसे ही निकालो। और हालात ये कर दिए हैं कि वो कहते हैं अगर खून का आखिरी कतरा भी है तो वो भी आप हमें दे दें। निचोड़ने तो को है। देखें बात ये है कि अगर आप इसी पे रहेंगे कि आप टैक्स पेयर को स्क्वीज़ करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी ओवरऑल। और इस बात का भी जवाब आपको फिर टैक्स पेयर को देना पड़ेगा कि जनाब अगर मैं टैक्स अदा करूँगा तो मेरा मार्जिन अगर कम हो रहा है और साथ वाला जो मेरा दोस्त है जो टैक्स अदा नहीं करता, जिसका मार्जिन पूरा है, वो क्या करेगा? अब आप देखें ना, रिटेल सेक्टर में आपने एक पॉइंट ऑफ सेल का मामला मुतारफ़ कराया जी और जी। उसको आपने अभी तक प्रॉपर एड्रेस नहीं किया, ठीक है, वो भी आप जानते हैं उसके बारे में। काशिफ अनवर साहब, जिस तरह हसन कादिर साहब ने 2-3 तरफ इशारा कर दिया, एक तो जो एक रजीम पर हाथ डाला जाता है, एक पर नहीं डाला जाता, इस तरफ इशारा किया। दूसरा, एक ताजर जो टैक्स दे रहा है और एक नहीं दे रहा, जो नहीं दे रहा वो खुश है, जो देने वाला है वो ना खुश है। तो ये पॉलिसीज़ किस तरह इनको दूर किया जा सकता है, किस तरह बेहतरी की तरफ हम आना चाहें तो आ सकते? देखें, बात फिर वही आ जाती है कि हमारी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ नहीं है, और जो हमारा एक मकसद है ना, हम शोर ये ज़रूर मचाते हैं कि हमने अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है, लेकिन हमारा जो टोटल टारगेट होता है वो रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ होता है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। और पैसे जो टैक्स नेट के अंदर हैं उनसे पैसे इकट्ठे करने बहुत ज़्यादा आसान है। जो आपके टैक्स नेट के बाहर हैं, आप शायद उस तरफ आपकी या तो मशीनरी नहीं है आपके पास इतनी कि आप उनसे इकट्ठे कर सकें, वरना जहाँ तक आपके ऑटोमेशन की बात है, जहाँ तक आपके डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स की बात है, वो इतने डेवलप हो चुके हैं कि अगर आप चाहें अपने उनको टैक्स नेट के अंदर लाना तो वो टैक्स नेट के अंदर आ सकते हैं। और सर काशिफ साहब, कोई भी ऐसा कानून टैक्स का नहीं है जो प्यार से टैक्स वो बंदा देता हो, लेकिन कानून का जो फलसफा मुझे हमें समझ आता है वो तो ये है, टैक्स मैं देता नहीं हूँ, वो लेते हैं। जो वो लेते हैं वो उन्होंने लेना ही लेना है और मैंने देना ही देना है, क्योंकि ना मैंने प्यार से देना है ना वैसे। लेकिन ये आपकी बात समझ में आती है, अगर कोई कमा रहा है उनको ना, मशीनरी नहीं है सर जो वो वहां से हासिल कर ये सकते। भी एक इशू है। देखिए, मशीनरी का भी एक इशू है। और देखिए, जहाँ तक ये बात है कि टैक्स कोई भी खुशी से नहीं देता। देखिए, आप जब आप अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, जब आप कारोबार के अंदर आते हैं, जब आपका सिस्टम इतना एडवांस्ड और डेवलप्ड हो कि आपको टैक्स देना पड़े, अब जो आप ATL आपने बनाई है कि वो तमाम सहूलियात उन लोगों को होंगी जो ATL लिस्ट के ऊपर आएंगे। अब बात तो ये है ना कि क्या हमने इस बात को भी जानने की कोशिश की है कि लोग टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं आते? जी हम ये तो कहते हैं कि लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, पर लोग क्यों नहीं आते? तो जब तक हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं ना करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे आज तक हमारी जो भी हुकूमत आती है वो यही रोती है, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा बाहर चला गया। लेकिन कभी ये हमने सोचा है वो पैसा क्यों ले जाते हैं बाहर? देखें, उनको जरूरत क्या है वहाँ खरीदने की? जरूरत क्या है उनको चीजें? क्या हमारे ये पॉलिसीज यहाँ नहीं बन सकती? देखें, नहीं, एक और बात अगर है काशिफ साहब के पास पैसा है या हसन साहब का पैसा है, वो अपनी पसंद की यहाँ गाड़ी खरीद सके, पसंद का कौन अपना घर लेकर खरीद जाता है? हम 20 करोड़ की आवाम है। 20 करोड़ की आवाम में से कितने लोग बाहर पैसा लेकर जाते हैं और कौन लेकर जाते हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट को भी पता है कि कौन पैसा लेकर जाता है। मैं या हसन साहब या आप तो पैसा लेकर नहीं जाते। अब जो पैसा लेकर जाता है वो कौन लेकर जाता है? हम उसको क्यों नहीं रोकते? देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, जो जैसे आप आम एक ताजिर है, आम एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो यही कहता है कि अगर मेरा पैसा ब्लैक नहीं है, बाहर ब्लैक का पैसा जाता है।
हमारा पैसा ब्लैक का नहीं होता, हमारा पैसा अनटैक्स्ड होता है, वो ग्रे इकोनॉमी का पैसा होता है, वो इसी मुल्क से कमाया गया होता है। लेकिन आपके चूंकि टैक्स के निज़ाम इतना मुश्किल है, उसकी वजह से वो टैक्स के अंदर आता नहीं। हम लोग ये कहते हैं कि आप उस पैसे पे कंसेशन दे दें, अमनेस्टी दे दें, ताकि वो इस मुल्क के अंदर लगे। आपकी जो आपने अब दिया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दिया है, आपने जो इंडस्ट्री को दिया है, आपने वो इसलिए दिया है कि वो तमाम पैसा इस मुल्क के अंदर लगे। जब आप ब्लैक के पैसे को एमनेस्टी देते हैं, जब आप ब्लैक के पैसे को ये कहते हैं कि बाहर जा रहा है, तो वो अनफेयर मीन से कमाया गया होता है, वो स्मगलिंग से कमाया गया होता है, वो आपका हफीम और चर्च के पैसे से कमाया गया होता है, वो बाहर जाता है। और मेरा फिर वहां पर वही सवाल है, लेकर कौन जाता है? क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि कौन लेके जा रहा है, वो कैसे कमाया जा रहा है? पता, लेकिन वो जो ज्यादातर तो एक दो बंदे होंगे ना, ज्यादातर मेरा जो कुछ जैसा बंदा तो कर सकता है, लेकिन जो बंदे बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, लेकिन वो तरह से जिंदगी है जो वो यहाँ वो उससे खुश नहीं होते, इसलिए पैसे को ज्यादा मेरे नजर में जो ज्यादा ले जाते हैं। लेकिन उनका हक भी है, लेकिन अगर वही सहूलतें उनको यहाँ दे दी जाए तो देखिए फिर बात वही आ गई। चले अगर हम आपकी भी अगर आपके सवाल का जवाब भी ले लें कि वो पैसे को बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे सिस्टम, ऐसी फैसिलिटेशन देनी चाहिए कि वो पैसा बाहर ना जाए। देखिए अगर आपका पैसा बाहर जाकर आपके दुबई में अगर फ्लैट्स बन सकते हैं, अगर आपके इंग्लैंड में जाके वो प्रॉपर्टीज खरीदी जा सकती हैं, तो आप अपने यहाँ पर सिस्टम को ऐसे डेवलप करें कि वो ब्लैक का पैसा भी बाहर ना जाए और वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, ताकि आपके यहाँ पर रोजगार मिले, इंडस्ट्री चले, बाकी सेक्टर्स चले। लेकिन आप ये चाहते ही नहीं है। आपके कवानीन इतने सख्त हैं कि आप उस पैसे को यहाँ पर एडजस्ट नहीं होने देना चाहते और आप उस पैसे को कहते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। जी हसन अली कादरी साहब, जैसा काशिफ साहब अभी कह रहे थे, एग्जाम्पशन देनी चाहिए उनको ताकि आसानी हो, लेकिन जो अब हुकूमत ने एग्जाम्पशन ख़त्म की हैं, जिसकी वजह से अब काफ़ी ग्रीन फील्ड जो इंडस्ट्री थी वो भी 65 बी है, डी है कि बी है, वो 65 डी है, डी जिसको बहाल करने की ज़रूरत थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अब क्या होगा? देखें ये एक बड़े दुख की बात है, और मसला है कि जब आप एग्जाम्पशन ख़त्म करते हैं ना, और आप इंसेंटिव थे ये कि एग्जाम्पशन थी? वैसे देखिए कुछ जगहों पे इंसेंटिव्स थे, कुछ जगहों पे एग्जाम्पशन थी, लेकिन जो मोहल्ले वकू है बात का वो ये है कि देखें आपके हमसाया मुल्क में ऑक्सीजन के सिलेंडर कम हो रहे हैं जी, और फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे बिजनेस को ऑक्सीजन कम होती जा रही है। ऑक्सीजन यहाँ भी कम हो रही है, लेकिन वहाँ इंसानों के लिए कम हो रही है, यहाँ बिज़नेस के लिए कम हो रही है। और आपने हालात ये करनी है कि आज जो बिज़नेसमैन है ना, वो आज का बिज़नेसमैन आता है और वो कहता है ठीक है जनाब फैक्ट्री की चाबी आप रख लें, कारोबार करके मैं क्या करूँगा। और जो काशिफ साहब ने बात की ना, वो बड़ी उन्होंने ज़रूर अहम बात की, और उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगा कि जो हमारे हालात हो गए ना, कि जो हम कहते हैं कि पैसे ले जाते हैं और पैसे कैसे बाहर जाते हैं, एक तो उनको पता है। दूसरी बात ये है कि मुझे एक बात बताइए जिस चीज़ का जवाब देने की ज़रूरत है कि जी आप मुझे कहते हैं कि आप 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है जी, 100 में से आपने 60 रुपये आपकी कॉस्ट है, 40 रुपये जो है आपने कमाया, ठीक है। मैं एक आम ट्रेडर की मिसाल लेता हूँ। 40 में से आप उसे कहते हैं जी 25% आप इनकम टैक्स दे दें, सर्टन परसेंटेज आप कहते हैं जी सेल टैक्स दे दें, आप कहते हैं ये कर दें वो कर दें, तो एंड में उसके पास बचेगा क्या? आपने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है, आपके निज़ाम की मिसाल ऐसी है कि घर में एक बंदे ने एक मुलाजिम रखा हुआ है और आज के ज़माने में उसकी तनख्वाह 5000 रखी हुई है, जबकि 5000 रुपये महीने में आप गुजारा करके दिखा दें, गुजारा होता है कि होता नहीं है। तो देखें बात यह है कि आप तो प्रमोट कर रहे हैं चोरी को। आप चाहते हैं जनाब के लोग चोरी करें, आप चाहते हैं कि लोग छुपाएं, और लोग जो छुपा रहे हैं, जो बिजनेसमैन छुपा रहे हैं, वो अपनी मजबूरी को छुपा रहे हैं। और अगर जैसे काशिफ साहब ने कहा, आप दुबई की मिसाल लेते हैं, दुबई एक टैक्स फ्री एरिया है, फिर आप यूके की मिसाल लेते हैं, वहाँ वो टैक्स देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन कभी जाके आपने उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया है या आपने कभी देखा है कि उनको फैसिलिटीज़ कितनी है? आपको एजुकेशन की फैसिलिटी है, आपको हेल्थ की फैसिलिटी है और वेरियस फैसिलिटीज़ है, तो आप कहाँ का मुकाबला कहाँ से कर रहे हैं? तो देखें बात है, आप तो वेलफेयर स्टेट है ही नहीं, आपने तो बेसिकली सिटीजन्स की ऐसी तैसी फेरने की सोची हुई है, जहाँ पे हर 5वां शहरी या 10वां शहरी ये सोच रहा होता है कि मेरे पास कैनेडियन नेशनलिटी आ जाए या टर्की की रेजिडेंसी आ जाए। वजह क्या है? लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते। निज़ाम से लोग नाला है, बिल्कुल सिस्टम से नाला है, सिस्टम को निज़ाम को दुरुस्त किया जाए तो मामला। देखिए यूबी साहब, उसमें बात है ना, सिस्टम इंसानों के लिए होता है, इंसान सिस्टम के लिए नहीं होते। सही कह रहे हैं हसन साहब। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, बीटीपी पर किस तरह काम किया जा सकता है, लेकिन मेरे साथ जो लाइन पर मौजूद है जमील अख्तर बेग साहब, उनसे जान लेते हैं। जमील अख्तर बेग साहब, आपने लाहौर टैक्स बार की तरफ से क्या प्रपोजल हुकूमत को भेजी हैं और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस आने वाले बजट में
क्या बेहतरी वाकई मुमकिन है? शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं वो सच करके दिखलाएंगे? बजट हर साल फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें देती हैं और ये पूरे साल का तखमीना होता है कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा और कहाँ कहाँ अखराजात होंगे और कितने कितने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इन हालात में, जिन हालात में आजकल हम गुज़र रहे हैं, कोविड का मसला है, इकॉनमी बिल्कुल स्लम्प हो चुकी है, डिप कर चुकी है, रोज़गार के लाले पड़े हुए हैं सबको। यहाँ पे हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने कोई होश के नाखून उतारे और बजट इस तरह का हो को जिससे आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचे, आवाम को रिलीफ पहुँचे, ना कि सिंपल फिगर का हेर फेर करके और दे दिया जाए। ये कोई बजट नहीं है और ना ये आईनी बजट है। बजट में ये चीज़ होनी चाहिए कि आवाम को कितनी सहूलियात मुयसर होंगी, उनके बुनियादी हकूक़ जो हैं उनके लिए कितना रकम मुख्तस की गई है और किस तरह प्रैक्टिकली कर रहे हैं। बुनियादी हकूक़ में आवाम का रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, सेहत, तालीम, ये आइन में ये प्रोटेक्शन दी हुई है कि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। अगर ये बजट में ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं हो रही तो ये गैर आइनी बजट है। मेरे ख़्याल में बजट को इस तरह होना चाहिए कि आइन को सामने रख के बनाया जाए कि हम आवाम के लिए, आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो आइन में प्रोटेक्शन दी गई है, क्या उन पे हम कोई काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो फिर ये ज़बानी जमा खर्च का इतना फ़ौज ज़फ़र मौज इकट्ठा करना और इतने प्रोफेशनल, इतने इंटेलेक्चुअल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स, MBAs, ये सारी की सारी फ़ौज की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आवाम का बजट नहीं बनता और आइन के मुताबिक नहीं बनता, अदालतें भी सोई हुई हैं, कोई इस पर आवाज़ उठाता ही नहीं है कि ये आइन के मुताबिक कोई काम हो ही नहीं रहा। ना आवाम के रिसोर्स जो इकट्ठे होते हैं, आवाम पे ख़र्च इस तरह होते हैं जिस तरह आइन में लिखे हुए हैं, तो क्या फ़ायदा उसका। इनकम टैक्स में तब्दीली कर दी जाती है, छोटी छोटी सेल टैक्स में तब्दीलियां कर दी जाती हैं, कोई एग्जम्पशन ख़त्म कर दी जाती हैं, एग्जम्पशन बढ़ा दी जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक्सपेक्टेड है कि 65D की एग्जम्पशन 2021 में ख़त्म हो रही है, वो मेरा ख्याल है बढ़ा देंगे। IT इंडस्ट्री की एग्जम्पशन ख़त्म हो रही है, एक्सपोर्ट ऑफ द IT, वो एग्जम्पशन बढ़ा दी जाएगी और इस तरह की एग्जम्पशंस बढ़ा दी जाएंगी और कुछ टैक्सेस रेट कम ज़्यादा कर दिए जाएंगे। बस इससे आगे कुछ नहीं होता। इतने बिलियन इकट्ठा हो गया है, इतने बिलियन और इकट्ठा हो जाएगा, बस ये बजट है। ये टोटली गैर आइनी बजट है। मेरी राय में बजट आइन के मुताबिक होना चाहिए और आइन जो बेसिक हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्या वो हमें मिलेंगे? अगर नहीं मिलेंगे तो फिर ये कोई बजट नहीं। जी बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन यहाँ लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हसन भाई, जो BTB की बात है, इस पर अगर तवज्जो दी जाती, जिसको डायरेक्टरेट भी बना दिया गया था, बिल्कुल सही, तो जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं वो ख्वाब पूरे हो सकते थे? जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं और इसमें कोई शुबा नहीं है कि ख्वाब पूरे नहीं हो सकते या ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ख्वाब है या ये मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे सिंपल सी एक मिसाल लूँ, अगर मैं 1000 रुपये कलेक्ट करना चाहता हूँ जी और मैं वो 10 बंदों से कलेक्ट करूँ तो 10-10 रुपए होंगे, ठीक है यूबी साहब जी। और वही 1000 रुपये अगर मैं 1000 बंदों से कलेक्ट करूँ तो एक रुपया होगा। ये बहुत ही एक आम सी सादा बात है जो कि मैं अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उनको एक आम फहम ज़बान में समझाने के लिए मैंने ये बात की। देखिए, जब आप लोग ब्रॉडनिंग करेंगे ना आप, तो आपके टैक्स रेट्स भी नीचे जाएंगे, सेल टैक्स के रेट्स भी आपके नीचे जाएंगे और अल्टीमेटली देखें, एक बात अभी तक मुझे समझ नहीं आई, जो हमारी हुकूमत नहीं समझ सकी, कि मेनली टैक्स इनकम पे होता है। ट्रांजैक्शन पे टैक्स जो होता है वो सपोर्टिंग एंड पे टैक्स होता है, जो आपका बेहतर होता है। आपने रेशो गलत की हुई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। और सबसे अहम चीज़ इसमें ज़रूरी ये है कि आप टैक्स रेट को रैशनलाइज करें और आप जो टारगेट बनाएं उसके अंदर आप पॉपुलेशन इतनी जनरेट करें जिसके ज़रिए आप टैक्स ले सकें।
देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जैसे पीआरए को मैं एक चीज़ में अप्रिशिएट हमेशा करता हूँ और आज भी करूँगा कि आपके दिमाग में से फाइलर का कॉन्सेप्ट ही डिलीट नहीं हुआ एफबीआर के दिमाग में। वो अभी भी यही झंडा खड़ा करते हैं जी इस दफ़ा 50 लाख रिटर्नें हो गई, अगली दफ़ा मैं कहता हूँ जी 1.5 करोड़ रिटर्नें हो जाए। लेकिन आप ये तो देखें वो 1.5 करोड़ हैं कौन से। अगर वो 1.5 करोड़ वही है जो बेचारा कोई टायर की दुकान लेके बैठा है, या कोई बेचारा सैलरीड इंडिविजुअल है, या कोई बेचारा मरीज है, टैक्स पेयर कितना है आपके पास। देखिए उसमें ये है कि आपको ये देखना चाहिए टैक्स पेयर आप कितने जनरेट कर सकते हैं, और उसमें से जितने पैसे आपने टैक्स